सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो भाई आज ये आपकी पहली क्लास है ऑफिशियली। कल हमने एक क्लास ली थी बट दैट वाज मोर अबाउट द इंट्रोडक्शन। सो दिस इज़ द ऑफिशियल फॉर्मल क्लास जहाँ पे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी और फंक्शंस के बारे में। एक ओवरव्यू हम लेंगे इन टॉपिक्स का, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग से ही हमें बाकी और चीज़ें समझ में आने वाली है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की। तो आपके मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से हमने स्टार्ट किया है, इस यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ने वाले हैं। एंड इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करने के बाद हम बाकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। सो क्या हाल चाल है? हरीफा गुड मॉर्निंग। अपूर्वा हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हाउ इज़ एवरीथिंग एट योर एंड? बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हाल चाल है? तो भाई नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, फिर सेट थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थोड़ा फंक्शंस की हम बात करेंगे। कुछ जो बातें रह जाएंगी फंक्शंस की वो हम अगली क्लास यानी कि कल डिस्कस या कल या परसों कर सकते हैं, बिकॉज कल छुट्टी होगी आपकी, तो परसों हम उस पर बातें करेंगे। तो भाई ये अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली आपके सेट थ्योरी की और फंक्शंस की। क्यों? बिकॉज सेट थ्योरी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है, जो कि हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं, तो उससे आप वो क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपने PYQs देखे होंगे तो आपने देखा होगा यार कि डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। कई बार वेन डायग्राम से पूछ लेगा आपसे सवाल। वेन डायग्राम अगर आपको यूज़ करना आता है तो आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। पूजा गुड मॉर्निंग। अरीफा ओके गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ओके ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट। रिकैप करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी और फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स का यूज़ क्यों लगा हमको, लेकिन हम तो वैसे भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बातें करेंगे। मैथ्स के हिसाब से हम उतनी बातें नहीं करेंगे। मैथ्स को यूज़ करके हम इकोनॉमिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बातें करने वाले हैं अभी। ऑलराइट। तो नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है? कुछ नहीं, देखो ओवर द इयर्स या आप पीछे जाएंगे तो इकोनॉमी बड़ी बेसिक सी थी आपकी ना, बहुत ही कम कॉम्प्लिकेटेड सी सिंपल सी इकोनॉमीज थी। नए लोग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करना हम लोग सीखे थे नया नया। एंड यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स थी मैथ की बहुत ही सिंपल थी। आपको नंबर्स चाहिए होते थे बिकॉज आपको काउंटिंग करनी होती थी, है ना। तो आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो नंबर्स वर रिक्वायर्ड काउंटिंग के लिए। तो ये जो नंबर्स निकल के आए नेचुरली, ये आपकी नेचुरल जो नीड्स थी, है ना, उसको डील करने के लिए, उनसे डील करने के लिए जो नंबर्स निकल के आए उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स कहते हैं यानी कि वो नंबर्स जहां पे अभी जीरो का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जहां पे नेगेटिव नंबर्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, यानी कि वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आपके? वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। अभी यहाँ पे जीरो का आइडिया डेवलप नहीं हुआ है, जीरो की नीड नहीं आई है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स नहीं आए हैं, माइनस साइन वाले नंबर्स की हमने बात नहीं करी है। तो इनिशियली स्टार्टिंग यहीं से होती है। आपके नेचुरल नंबर्स की हम बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 से शुरू होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स 1 से जो स्टार्ट हो रहे हो, दैट आर नेचुरल नंबर्स। फिर ओवर द ईयर्स जब चीज़ें और ग्रो हुई तो आपको और नीड्स हुई। तो मान लीजिए आप जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड हुई तो आपके ट्रांजैक्शंस का जो नेचर है बदल गया। अब आपको और कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं, आपको एडिशन भी करना पड़ रहा है, आपको सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ रहा है, आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ रहा है। ये बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है आप करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड आपको डिवीजन भी करना पड़ रहा है। तो ये जब एप्लीकेशंस होने लगे तो आपकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी चेंज हुई। आपको अब और नंबर्स चाहिए थे। क्यों? मान लो आप एडिशन कर रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप नॉर्मली चीज़ें ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप नेचुरल नंबर्स यूज़ कर लो।
अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो मान लो आपके पास कोई 10 आइटम्स थे, 10 आइटम्स थे या 10 आइटम्स का स्टॉक था और सबके सब बिक गए, तो बचे कितने आपके पास? तो आप 10 से 10 को माइनस कर दोगे तो आपके पास 0 बचेगा। तो 0 की नीड भी अराइज होती है ओवर टाइम, है ना। तो ऐसे नंबर्स जहां पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव नंबर सारे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी, इनको हम कहते हैं आपके होल नंबर्स। ठीक है, हमने नेचुरल नंबर्स की बात कर ली, हमने होल नंबर्स की बात कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हमने सब्ट्रैक्शन की बात करी। अब मान लो कोई केस ऐसा हुआ कि आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन आपका जो रिटर्न आया वो क्या आया? वो नेगेटिव में आ रहा, यानी सॉरी, आपने 100 रुपीज कहीं इन्वेस्ट करें, आपका सारा पैसा चला गया, है ना। तो तब तो आपका केस 0 वाला रिटर्न हो जाएगा, 0 रिटर्न का केस हो जाएगा। लेकिन मान लो कोई ऐसा केस हुआ कि आपको अलग से और पैसे देने पड़ रहे हैं, आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, कोई खतरनाक सा, जहां पे आपने जो पैसे लगाए वो तो गए सारे के सारे, आपको अपने एंड से भी देने पड़ रहे हैं। मान लो आपको कोई फाइन भरना पड़ रहा है, कुछ ऐसा करना पड़ रहा है, तो इस केस में आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको नेगेटिव नंबर्स की भी नीड पड़ेगी। तो जब मैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि भाई इन नंबर्स को मैं क्या कहता हूं? ये होते हैं इंटीजर्स आपके। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो नंबर्स लाई करते हैं वो आपके इंटीजर्स कहलाते हैं, जहां पे आप नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, या प्लस माइनस इन्फिनिटी, ऐसे लिख सकते हैं। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। देन वी हैव द केस ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जिनको आप रेशियो के फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मेरे जितने भी इंटीजर्स हैं, जिसमें मैं अपने नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें मैं अपने होल नंबर्स भी इंक्लूड कर रहा हूं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। कैसे? अगर मैं मान लो -2 ले लूं, कोई नंबर है -2, तो मैं -2 को -2/1 भी लिख सकता हूं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, यानी कि मैं इसको एक रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो मेरे इंटीजर्स जो हैं सारे के सारे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। रैशनल नंबर्स की हमने बात करी यहां पे। होल नंबर्स की बात कर ली हमने, के नेचुरल नंबर्स की बात कर ली। नाउ अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, नंबर्स कुछ ऐसे होंगे जो P अपॉन Q के फॉर्म में कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। मतलब सम नंबर्स कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं √2,
तो इसकी वैल्यू होती है 1.414 और बहुत ऐसे आगे तक ये जाता रहता है, इसका कोई एक लिमिट नहीं है। तो इस √2 के लिए मेरे पास कोई ऐसा p/q का फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें मैं इसको लिख सकूं। तो ऐसे नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, दे आर कॉल्ड योर इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो एक √2 हो गया, √3 हो गया, राइट, √5 हो गया, √7 हो गया। ये सारे नंबर्स आपके इरैशनल नंबर्स है। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे √49 क्या है, रैशनल है इरैशनल है? √49 इज रैशनल और इरैशनल, कौन बताएगा? बताइए। अल्पना गुड मॉर्निंग, रूपल गुड मॉर्निंग। रिया ने बताया कि इट्स अ रैशनल नंबर। हाँ बिल्कुल सही रिया, बिकॉज √49 इज इक्वल टू 7 और 7 इज एन इंटीजर, तो इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। देखो, हाँ जी बिल्कुल सही, शिवा एंड अपूर्वा, रिया, अरीफा, एवरीवन, बिल्कुल सही। तो ये कॉन्सेप्ट्स यूज में कैसे आते हैं? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा कि अ गिवन सेट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या इज ऑफ इंटीजर्स या ऑफ रैशनल नंबर्स, तो आपको ये कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। कई बार बहुत बेसिक चीज़ें आपको याद नहीं होती हैं, तो फिर आपको दिक्कत होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। तो रैशनल इरैशनल नंबर्स आपके इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपके रैशनल नंबर्स को और इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। नंबर लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन जहां पे बीच में आपका 0 होता है, इसके इस तरफ आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इसके लेफ्ट साइड में आपकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो मैं सारी वैल्यूज को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दोनों आपकी रैशनल वैल्यूज को और इरैशनल वैल्यूज को, दोनों को, रैशनल एंड इरैशनल, राइट। नाउ चलो, अब हाँ, जैसे आपका √3 हो गया, √5, ये आपके इरैशनल नंबर्स हो गए। इसके अलावा जैसे कुछ और इरैशनल नंबर्स होते हैं, जैसे हमारी ई की वैल्यू होती है 2.7 समथिंग, इसकी वैल्यू आती है, बट इट इज अ इरैशनल नंबर्स बिकॉज हम इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सिमिलरली हमारे पास पाई होता है, पाई को आप 22/7 भी लिखते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर ये तो रैशनल होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। ये तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, बट इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है पाई की? इट इज इक्वल टू 3.14 ऐसे करके आगे आगे ये बढ़ती रहती है इन्फिनाइट तक। ऑलराइट, तो टेक्निकली पाई की जो वैल्यू है वो ये है, ये हम सिंप्लीफिकेशन के तौर पे यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो अ इरैशनल नंबर। कॉमर्स अड्डा गुड मॉर्निंग, पूजा, ओके ठीक है। कॉमर्स अड्डा, व्हाट इज योर नेम? आपका असली नाम क्या है? सो दैट आई कैन रेफर यू विथ योर रियल नेम, राइट। अब अगर मैं आपको एक बॉक्स बना के दूं इस तरीके से कुछ, मैं इसको ऐसे ही कर लेता हूं, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर आपके ये नेचुरल नंबर्स हो गए, इसमें अगर मैं 0 ऐड करता हूं तो ये आपका होल नंबर हो गया। यहां पे हमने 0 को ऐड कर दिया है। फिर हो गए आपके क्या? इंटीजर्स।
जिसमें हमने आपके क्या सारे नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर दिए। फिर ये आपके हो गए रैशनल नंबर्स, और ये हो गए आपके यहां पे इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स के अंदर आपके सारे और नंबर्स आते हैं, है ना, और एक आपका अलग बॉक्स हो गया इरैशनल नंबर्स का। इन दोनों को जब मैं मिला दूंगा, तो इन दोनों को मिला के मुझे क्या मिलता है, कोई बताएगा? प्रफुल, ओके, हाय प्रफुल, हाउ आर यू? इन दोनों को मिला के व्हाट डू यू गेट, उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं यहां पे। कौन बताएगा? यहां पे आपके नंबर जैसे √2, √3, पाई, ई एक्सेट्रा, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। राइट, रियल नंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आपके रैशनल नंबर्स और आपके इरैशनल नंबर्स। ऑलराइट, और रैशनल नंबर्स के अंदर आपकी ये चीजें आती हैं, उनका इस तरीके से हम बाइफर्केशन करते हैं। इरैशनल नंबर्स इज इजी टू अंडरस्टैंड। तो रियल नंबर्स हो गए। इसके कॉन्ट्ररी एक कॉन्सेप्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जो हमें नहीं पढ़ना, जो हमारी नीड में नहीं आता है। तो दिस इज नॉट नीडेड। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके इंटरवल्स की। इंटरवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्वेश्चन में इंटरवल्स का यूज होता है। इंटरवल मतलब वैल्यूज आप कहां से लेके कहां तक काउंट कर रहे हो। तो अगर मैं तो दो टाइप के इंटरवल्स होते हैं आपके, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड को हम इन ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक रेंज गिवन है आपको जो ए से बी के बीच में है, अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, दिस इज द ओरिजिन, यहां पे ए है, यहां पे बी है, और मैं इस तरीके से एक इंटरवल लिख देता हूं, तो मतलब मैं उन वैल्यूज की बात कर रहा हूं जहां जो ए और बी के बीच में लाई करती हैं। राइट, बट अगर मैंने ब्रैकेट्स ये वाले यूज किए, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड। मैं ए से बी के बीच की जितनी वैल्यूज है सबको इंक्लूड करूंगा, लेकिन ए और बी को इंक्लूड नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है आई एम टेकिंग एन ओपन इंटरवल बिटवीन ए एंड बी, या फ्रॉम ए से बी। ऑलराइट, सिमिलरली अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, तो मैं इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड्स ए एंड बी। जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा यहां पे। राइट, अगर सिमिलरली मैं ऐसे लिख दूं, सेमी ओपन की अगर मैं बात कर लूं, ए कॉमा बी, यानी कि ए विल बी इंक्लूडेड बट बी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माई कैलकुलेशंस। ऑलराइट, एंड इसको मैं एक केस ये भी बन सकता है इसमें कि यहां पे आपका ए इज नॉट इंक्लूडेड, बी इज इंक्लूडेड। ऑलराइट, तो ये हो गया आपके इंटरवल्स। इन सभी चीजों को यूज करेंगे हम लोग आने वाले अगले चैप्टर में, जो है हमारा सेट का। तो यहां तक सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही बेसिक चीजें थी, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग एक बार थोड़ा सा मेरी हेल्प करोगे यहाँ पे, तो वी कैन मूव अहेड।
So now we'll talk about set theory. So we will discuss what a set is. Deepak, good morning. भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि आज नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो उसको लेक्चर नंबर 1 करना है. ऑलराइट, तो इसको हम लेक्चर नंबर 1 कर देते हैं. इसको हम लेक्चर नंबर 1 कर लेते हैं. मज़ा नहीं आया. ठीक है यार, ये अच्छे से नहीं हो रहा है. चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर सेट थ्योरी की बात करते हैं. सेट क्या है, व्हाट इज अ सेट, और सेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है. सेट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? देखो, सेट कई बार हमें चीजों को एक साथ रखना होता है. कई बार हमें ये नीड पड़ती है कि हम कुछ चीजों को एक साथ रखें, है ना. सो समटाइम्स वी नीड टू सी ऑब्जेक्ट्स एज अ ग्रुप. हमें चीजों को एज अ ग्रुप देखना होता है, एज अ कलेक्शन ऑफ अ काइंड, एज अ कलेक्शन ऑफ अ काइंड. तो उस केस में हम सेट्स बनाते हैं, एंड दैट इज वेयर द थ्योरी ऑफ सेट्स कम इन. क्योंकि हमेशा हम इंडिविजुअल चीज़ों की बात नहीं कर सकते, या एलिमेंट्स जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उनको हम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं देख सकते, हमें एक कलेक्शन की बात करनी होती है. तो सेट क्या है, बेसिकली कलेक्शन है ऑफ अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, राइट. तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं आपको, तो जैसे कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ 52 कार्ड्स. तो इसको हम एक सेट बोल सकते हैं, राइट. ऐसी और भी बहुत सी चीजें होती है, जैसे कि मान लो कि मैं बात करूं क्रिकेट टीम की या आपके नेचुरल नंबर्स की, या ऑल द रिवर्स इन इंडिया, एंड इस तरीके से आई कैन कीप गोइंग ऑन इन द लिस्ट. तो आप देखोगे कि यार ये सब के सब एक कलेक्शन है. ये कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स हो गया आपकी टीम, ये आपके कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गए विच आर ऑल पॉजिटिव एंड मोर देन 0, ये आपकी कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स हो गई. तो बेसिकली सेट क्या कर रहा है सेट कुछ नहीं कर रहा है. A set is an unordered collection of objects known as elements or members of the set. An element A belong to a set A can be written as A belongs to A, and A does not belongs to A denotes that A is not an element of a set. तो majorly होता क्या है? हाँ जी, it can be a set of even numbers also. मतलब you can define infinite number of sets. कुछ भी आप डिफाइन कर सकते हो, बट अगर बेसिक कंडीशंस मीट हो रही है तभी हम उसको एक सेट बोलेंगे, अदरवाइज इट विल जस्ट बी अ नॉर्मल कलेक्शन. तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अ सेट इज अ, जैसे
I'll write it here only. A set is a well-defined collection of object. या फिर एलिमेंट्स. इसका क्या मतलब है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहां पे वो है वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मतलब जो भी एलिमेंट्स आप ऐड कर रहे हो अपने कलेक्शन में, दे शुड मेक सम सेंस, देयर शुड बी सम सेंस की, मतलब देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिविटी जिसकी वजह से आप उसको ऐड कर रहे हो. तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां पे लिया है क्रिकेट टीम. अगर या इंडियन क्रिकेट टीम लिखता हूं मैं यहां पे ना, तो मुझे पता है यार इंडियन क्रिकेट टीम में अभी कौन से 11 प्लेयर्स खेल रहे हैं, उनका मैं सेट बना लूंगा. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यार एक सेट बनाइए जिसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूं कि बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड, तो यहां पे प्रॉब्लम आएगी. अब यहां पे ये जो सेट बनेगा या जो कलेक्शन बनेगा, दैट विल नॉट बी वेल डिफाइंड. क्यों? बिकॉज देयर विल बी सब्जेक्टिविटी. इफ समबडी आस्क मी, मतलब कोई मुझसे पूछे कि आप ये टीम बनाइए, तो आई विल ऐड पीपल या प्लेयर्स एज पर माई सब्जेक्टिविटी, जो मुझे लगता है कि बेस्ट होंगे. बट अगर मान लो मैं किसी और से बोलूं, दीपक से बोलूं या प्रफुल्ल से बोलूं, तो उनके हिसाब से इस टीम में जो बेस्ट प्लेयर्स होंगे वो अलग होंगे. तो यहां पे मैं, दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि यार एक लिस्ट बनाइए जहां पे आप दुनिया के बेस्ट म्यूजिशियंस को ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे भी सब्जेक्टिविटी होगी. वहां पे भी आप अपने हिसाब से लोगों को ऐड करेंगे. वहां पे भी वो जो सेट है या कलेक्शन है आपका वेल डिफाइंड नहीं होगा. तो आपका जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिविटी इन द चॉइसेस ऑफ एलिमेंट्स दैट यू आर मेकिंग फॉर द कलेक्शन, तभी हम उसको सेट बोल पाएंगे. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. तो ये जो सिंबल है जो ऐसे ई के जैसे दिखता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू. और अगर इसमें मैं क्रॉस लगा, जैसे यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि डज नॉट बिलोंग टू. तो अगर मैं कहूं कि कोई एलिमेंट ए है, स्मॉल ए, इट बिलोंग्स टू अ सेट ए, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं. तो सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. सेट ए रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. आई होप ये आपको याद रहेगा. तो मैं लिख देता हूं, इन केस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय जैसे कि ए हो गया, बी सी डी, इस टाइप से, और एलिमेंट्स जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं. राइट. अब सेट मेजरली आपके दो फॉर्म में होते हैं. आप वैसे ये फॉर्म एक और है जिसको आप देख सकते हैं, बट मेजरली आपके दो फॉर्म में होते हैं. एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है, एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है. तो देखो पहला स्टेटमेंट फॉर्म देख लेते हैं. इन दिस रिप्रेजेंटेशन द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इज गिवन. बिलो आर सम एग्जांपल. जैसे कि अगर मैं लिख दूं ऐसे एक डिस्क्रिप्शन दे दूं, है ना, सेट के बारे में, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स लेस देन 10. तो ये एक तरीका होगा सेट को रिप्रेजेंट करने का. राइट. ये हो गया आपका स्टेटमेंट फॉर्म. एक जनरल स्टेटमेंट मैंने लिख दी जो आपके सेट के बारे में कुछ डिस्क्राइब कर रही है. देन आई हैव द रोस्टर फॉर्म. रोस्टर को हम टैबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, कि टेबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, इन दिस रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स आर लिस्टेड विद इन द पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. पेयर ऑफ ब्रैकेट्स. तो सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं. इस ब्रैकेट के अंदर वी पुट द एलिमेंट्स, वी पुट एलिमेंट्स. ऑलराइट. तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड
यूजिंग दिस ब्रैकेट। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। तो अगर मैं सेट बनाऊं तो कैसे बनेगा सेट आपका? तो मैं उसको a से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। a इज इक्वल टू वो वैल्यू सारी मैं पुट कर दूंगा जो इस सेट को डिफाइन कर रही है, या जो इस लाइन को या इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसमें आएगा आपका 1 2 3 4। लेस देन 5 की बात करें तो ये आपके सारे नेचुरल नंबर्स इस सेट में आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैं सेट को डिफाइन कर सकता हूं। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली वी हैव अ सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इन सेट बिल्डर फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉपर्टी। एज अ प्रॉपर्टी मैं एलिमेंट को मेंशन करूंगा, एक जनरल एलिमेंट, मतलब जो हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लो मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया और x की कुछ प्रॉपर्टी होगी, जो भी उस सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को मैं लिख दूंगा एक जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो वो सारी एलिमेंट्स जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे उस सेट का पार्ट बन जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर में भी देखेंगे हम लोग। सो इन सेट बिल्डर फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रॉपर्टी दैट इट्स मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई। एग्जाम्पल x such that x is even number divisible by 6 and less than 100। एक एग्जाम्पल है उसका, यहां पे हम देख लेते हैं अपना एग्जाम्पल। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं करना है। मान लो सेट लिखा आपने a इज इक्वल टू, आपने ब्रैकेट्स बनाए, आपने लिखा x। x एक जेनेरिक एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने वाला है, राइट। सच दैट, इन डॉट्स का मतलब होता है सच दैट x फॉलोज दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। क्या? मान लो मैं कहूं कि x इज एन इवन नंबर लेस देन 10, है ना। तो ये हो गया मेरे सेट का रिप्रेजेंटेशन इन अ, सॉरी रोस्टर फॉर्म नहीं है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी। ऑलराइट, तो अब इसको मैं रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इसी सेम सेट को, इट विल बी 2 4 6 8 नेचुरल नंबर्स कह लो। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द रोस्टर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको क्लियर है? तो अब हमने जब एक बेसिक आइडिया बिल्ड कर लिया है तो हम थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। यहां से हमारे पास अब ऑलमोस्ट सब चीजें अवेलेबल हो गई हैं जिसको यूज करके हम अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं यहां से। तो लेट्स डू इट। इज इट क्लियर टू एवरीवन यहां तक? बताओ, देन विल मूव हेड। तो हम बात करेंगे एम्प्टी सेट की। ऑलराइट, तो हम बात करते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ये खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट।
इन दोनों तरीके से हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट क्या है? बेसिकली सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इनसाइड इट। तो ऐसे सेट्स भी होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, तो उनको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, ऑलराइट। मान लो मैं आपसे ये कहूं कि एक सीरीज है आपकी ऑड नंबर्स की, ऑड नेचुरल नंबर्स की सीरीज है, ठीक है, और एक सीरीज है आपकी इवन नेचुरल नंबर्स की। राइट, अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों सीरीज के बीच में जितने भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका सेट बनाइए, उनका सेट बनाइए, तो आप क्या बना पाएंगे? क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे उस सेट में? कौन बताएगा क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे उस सेट में? या चलो इसको छोड़ दो, ये अभी इतना मत सोचो, ऐसे सोचो कि मान लो एक क्लास 12th स्टूडेंट का सेट है और एक क्लास 11th स्टूडेंट्स का सेट है। अब आपसे बोला गया है कि भाई इन दोनों क्लासेस में जो बच्चे कॉमन हैं उनका एक सेट बनाइए, तो आपको क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? एम्प्टी सेट मिलेगा। क्यों? बिकॉज बच्चा या तो 11th क्लास में होगा या तो 12th क्लास में होगा, ऐसा कोई बच्चा होगा ही नहीं जो दोनों क्लास में एक साथ पढ़ रहा हो, तो यू विल गेट एन एम्प्टी सेट। तो इस तरीके से हम एम्प्टी सेट को यूज करते हैं, नल एलिमेंट, ठीक है अल्पना, बट दिस एग्जाम्पल इज अभी मोर रेलिवेंट, तो विल यूज दिस ओनली, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट का मतलब या रेफरेंस कैसे आता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देन वी हैव द केस ऑफ आपकी इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स पे आए पहले, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या है भाई? दो सेट्स जिसमें सेम एलिमेंट्स हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट इन सेट थ्योरी। तो आपके एलिमेंट किस ऑर्डर में लिखे हुए हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब मैं मान लो एक सेट ऐसे लिखूं 1 3 5 7 और एक सेट लिख दूं बी 5 3 1 7, तो इन दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ऑर्डर कुछ भी हो कोई उससे दिक्कत नहीं है, एलिमेंट्स जो है अंदर सेम है। तो ऐसे वाले केस को हम कहते हैं इक्वल सेट, कि भाई एलिमेंट्स अंदर जो है वो सेम है। इक्वल सेट्स बेसिकली कि दो सेट्स जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम इक्वल सेट्स कहते हैं, राइट। देन वी हैव द केस ऑफ सबसेट। सबसेट क्या है भाई? इफ a set A is said to be a subset of another set B if and only if every element of set A is also a part of set B। ऐसे एग्जांपल से देखो इसको सबसेट के लिए कि ये बड़ा सा घर है ना, इसके अंदर रूम्स हैं बहुत सारे, रूम्स हैं बहुत सारे, मान लो 3 रूम्स हैं, तो ये आपका सेट ए हो गया। जो ये रूम्स है अंदर, है ना, रूम्स जो है अंदर, रूम 1 रूम 2 रूम 3, ये सारे के सारे सबसेट हो गए, यानी कि ये रूम्स जो है इस घर के अंदर ही तो हैं, इस घर के अंदर है, ऑलराइट। तो हम ऐसे एलिमेंट्स जो किसी सेट के अंदर है उनको हम उसका सबसेट बोल सकते हैं। या मैं कोई ऐसा सेट बनाऊं, कोई सेट बी बनाऊं यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो मैं उसको सबसेट कहूंगा सेट ए का, राइट। जो भी सामान इन कमरे में है वो इस घर के अंदर भी है ना, रूम 1 में, रूम 2 में, रूम 3 में जितना भी सामान है, मुझे ये पता है कि वो भाई घर के अंदर तो होगा ही, बिकॉज घर उस रूम को कवर कर रहा है, तीनों रूम्स को कवर कर रहा है। तो जो भी एलिमेंट सेट बी में होंगे अगर वो सबसेट है ऑफ सेट ए का, तो वो सारे एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट होंगे। ये इसका मतलब होता है। आई होप दिस इज क्लियर। A set A is said to be a subset of another set B if and only if every element of set A is also a part of another set B। सेट A को अगर मैं सबसेट कह रहा हूं सेट B का, तो मतलब हर एलिमेंट जो सेट A में प्रेजेंट है
वो सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। जो भी सामान कमरे में प्रेजेंट है वो घर में भी प्रेजेंट होगा, ये मतलब है इसका। ऑलराइट, नाउ साइज ऑफ अ सेट बेसिकली जितने नंबर्स सेट के अंदर हैं, जितने एलिमेंट सेट के अंदर है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो रहा है तो मतलब उसको हम काउंट ही नहीं करते। यानी कि अगर मान लो 2 बार 2 लिखा है मैंने किसी सेट के अंदर, तो वो 2 एक ही बार काउंट होगा। अगर मैं मल्टीपल टाइम्स सेम एलिमेंट को लिख दूं बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक सेट ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और एक सेट लिखा है मैंने 1 2 2 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 4, तो ये दोनों सेट सेम ही है, ये दोनों सेट सेम ही है। मैं अगर रेपिटेशन कर रहा हूं किसी एलिमेंट का तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज बेसिकली द सेम एज 1 2 3 4। ऑलराइट, इस चीज को भी याद रखना है आपको, ठीक है। देन वी हैव पावर सेट्स। इक्वल सेट्स हमने पढ़ लिए, पावर सेट्स की बात कर लेते हैं। सबसेट्स की हमने बात कर ली। पावर सेट बेसिकली क्या है, अभी हमने सबसेट की बात करी, तो जितने सबसेट्स पॉसिबल हैं किसी भी सेट के, उन सब का मैं सेट बना दूं, उसको मैं कहता हूं पावर सेट। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू, वॉवल्स का सेट है, राइट। इसका सबसेट क्या क्या हो सकता है? एक तो हो गया आपका फाइ, सबसेट्स ऑफ ए। हाँ, जो नल सेट है या एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट होता है, और जो सेट खुद ब खुद है वो भी अपना सबसेट होता है। तो ये मतलब हर सेट के मिनिमम 2 सबसेट होते ही हैं, ठीक है, 2 सबसेट होते ही हैं। और अगर वो एम्प्टी सेट है तब एक ही होगा उस केस में, जो वो खुद ही होगा, राइट। इस चीज को याद रखना कि एवरी सेट, या फिर ऐसे लिख लो, null set and the set itself is a subset of a set। इसको याद रखना है इसे, राइट। तो इसके क्या क्या सबसेट बनेंगे? एक तो फाइ हो गया, एक ए हो गया, एक ई एलिमेंट आएगा, एक आई आएगा, एक ओ आएगा, एक यू आएगा, राइट। और एक ये पूरा का पूरा सेट आएगा। अब इन सब का अगर मैं सेट बना दूं, इन सारे सबसेट्स को मैं एक सेट में डाल दूं, यानी कि एक बड़ा ब्रैकेट कर देता हूं, है ना, तो वो मेरा पावर सेट होता है। और पावर सेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, लाइक कितने एलिमेंट्स होंगे आपके पावर सेट में, बेसिकली उसको भी आप निकाल सकते हो। तो वो होता है 2 की पावर m। m क्या है? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5, ओके, नहीं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक सेकेंड, हाँ जी 2। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। देखो इसके नंबर ऑफ जो सबसेट होंगे और ज्यादा होंगे, इसमें वाले केस भी बन सकते हैं। अगर एक सेट हो आपका ए कॉमा ई, है ना, ए कॉमा आई, इस तरीके से और मल्टीपल सेट्स बन सकते हैं। तो सबसेट्स जो बनेंगे वो बहुत सारे बनेंगे। यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे मैं सबसेट्स को एक सेट के फॉर्म में बिल्ड करूंगा। तो
अगर मैं सारे सबसेट्स एक सेट में डाल रहा हूं तो वो आपका पावर सेट कहलाएगा, राइट। ये सबसेट फॉर्मेशन है। तो ये कुछ सबसेट्स हैं, इसके अलावा और सबसेट्स बनेंगे इसके, जैसे कि आपका ए कॉमा ई हो गया, एक सबसेट ये हो गया, ए कॉमा ई कॉमा आई, इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उसका फॉर्मूला, एक ट्रिक होती है उसका निकालने का। तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन सकते हैं किसी भी सेट के इज इक्वल टू 2 की पावर m। m क्या होता है? m इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। इन द सेट, राइट। जैसे अगर 5 एलिमेंट्स है किसी सेट में तो टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे? 2 की पावर 5, दैट इज 32। एक बहुत ही छोटे एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। वो तो बड़ा एग्जांपल ले लिया हमने। मान लो एक सेट है ऑफ 2 नंबर्स 1, 2। अब इसके सबसेट अगर मैं बनाऊं, सबसेट ऑफ ए, तो इसके बनेंगे, देखो एक तो 5 सेट हो गया, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 1, 2, राइट। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता नहीं, तो 1, 2 लिखो या 2, 1 वो एक ही चीज होगी। तो ये इसके सबसेट बन जाएंगे। तो अगर मैं देखूं फॉर्मूला यूज करूं 2 की पावर m, यहां पे m इज इक्वल टू 2 है, तो कितने सबसेट बनेंगे इसके? 4, राइट, जो कि यहां से आ भी गया। यहां पे हमने थोड़ा बड़ा केस ले लिया था एंड इस वजह से कंफ्यूजन हो सकती है इसकी वजह से, बट ठीक है, छोड़ो। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। समझ में आ गया पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स कितने बन सकते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए, फिर हम बात करेंगे यूनियन ऑफ अ सेट की। क्या समझ नहीं आया रूपल आपको? किस चीज पे आपको कंफ्यूजन हुई? इसको हटा देते हैं जस्ट इन केस अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। रूपल क्या समझ में नहीं आया आपको? बताइए, फिर हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पावर सेट बेसिकली इन सारे सेट का कॉम्बिनेशन होता है। पावर सेट पे क्या कहते हैं? पावर सेट इसका ऑफ ए क्या बन जाएगा? इज अ सेट ऑफ आपका नल, आपका 1, आपका 2 और आपका 1, 2, इस तरीके से बन जाएगा। रूपल कहाँ गायब होगी? मतलब रूपल इज, आई एम गेसिंग कि इट्स फीमेल, बट अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। रूपल बताइए आप, तो फिर हम आगे बढ़ते नहीं तो। चलो यूनियन ऑफ अ सेट की बात करते हैं। यूनियन में क्या हो रहा है? कुछ नहीं होता है यूनियन में। बेसिकली 2 सेट्स, मान लो सेट ए और सेट बी, सेट ए एंड सेट बी हमारे पास, राइट। तो यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेट ए और सेट बी और बोथ। एग्जाम्पल, फाइंड द यूनियन ऑफ 2, 3, 4 एंड बी 3, 4, 5। देखो 2 सेट ए और बी हैं, दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स है। तो यूनियन जब मैं करता हूं, जो अलग अलग एलिमेंट है उन सबको मैं मिला दूंगा, एक सिंगल सेट में जोड़ दूंगा, उसको मैं कहता हूं यूनियन। जैसे एग्जांपल यहां पे दिया आपको, एक सेट है ए जो है इज इक्वल टू
2 3 4। बी जो है क्या होता है आपका 3 4 5 है ना। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यू को हम बोलते हैं यूनियन, ये यूनियन का सिंबल है। बी इज इक्वल टू आपका जो एलिमेंट अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है, राइट, वो एक ही बार लिखे सॉरी जो एलिमेंट कॉमन है उनको हम एक ही बार लिखेंगे और जो डिस्टिंक्ट है उनको भी इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 लिखा जाएगा यहाँ पे। 3 यहाँ पे भी है, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। देन वी हैव 4 हियर ऑल्सो, तो 4 भी एक बार लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो 5 भी यहाँ लिखा जाएगा। तो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है वो तो आएंगे ही आएंगे, बट जो कॉमन एलिमेंट है दोनों सेट्स में, अगर हम यूनियन कर रहे हैं उस केस में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही बार लिखे जाएंगे। तो आपका ए यूनियन बी जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, राइट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों में हैं, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं एक तरह से, आप देख लो, दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं एक साथ लेके आ रहा हूं, ठीक है। वो ए में भी होंगे और वो बी में भी होंगे वो एलिमेंट्स। यहां तक क्लियर है सबको? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन में बेसिकली दो सेट्स है, उनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है उनका हम सेट बनाते हैं। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, ए ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, तो मैं कॉमन एलिमेंट ढूंढ रहा हूं, कॉमन एलिमेंट ढूंढ रहा हूं ए और बी के बीच में, राइट। जैसे अगर ये एग्जांपल है यहाँ पे, ये वाला जो हमने ले रखा है यहाँ पे 2 3 4, इन दोनों के बीच में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट्स है उनका मैं सेट बनाऊंगा, उसको मैं बोलता हूं आपका क्या, इंटरसेक्शन, सेट ऑफ द इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, 4 कॉमन हो गया। तो ये दो एलिमेंट्स है जो कॉमन है। तो जो मेरा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, वो क्या बनेगा, इज अ सेट ऑफ 3, 4, इन दो एलिमेंट्स का सेट बनेगा, इन दो एलिमेंट्स का सेट बनेगा। तो दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेक्शन, दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर है। नाउ अब डिसजॉइंट सेट का एक कॉन्सेप्ट है, डिसजॉइंट का एक कॉन्सेप्ट है। डिसजॉइंट मतलब वो सेट्स ए एंड बी जिनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू सेट। नाउ अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा क्या, इक्वल टू नल सेट। और उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इज इक्वल टू 5, राइट। तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ऐसे सेट्स जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ द इंटरसेक्शन इज द एम्प्टी सेट, राइट। दिस इज कॉल्ड योर डिसजॉइंट सेट। आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। अगर मुझे डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू सेट्स, बट उससे पहले मैं वेन डायग्राम्स की बात करूंगा, वेन डायग्राम्स की बात करूंगा। वेन डायग्राम कुछ भी नहीं है, बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मतलब थोड़ा आप पिक्टोग्राफिकली सेट थ्योरी को पढ़ सकते हैं उस, मतलब वेन डायग्राम्स को यूज करके। तो एक विजुअलाइजेशन का तरीका है सेट थ्योरी का, उसको यूज करके हम थोड़ा और अच्छे से समझ पाते हैं सेट थ्योरी को। बट उससे पहले मुझे एक चीज और करानी है, दैट इज योर यूनिवर्सल सेट। हमने बात कर ली क्या यूनिवर्सल सेट की? नहीं। चलो ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट जैसा कि नाम में भी दिख रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहा है। मतलब जो भी एलिमेंट्स मैं कंसीडर कर रहा हूं उससे जुड़ा हुआ जो यूनिवर्स है, यानी कि जो बड़ा स्पेस है जहां से मैं वो एलिमेंट उठा रहा हूं, उसकी मैं बात करता हूं इन द केस ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेट दैट कंटेन्स एवरीथिंग विच इज सूटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट। क्या है? यूनिवर्स की बात कर रहा हूं।
दैट टू विच इज सूटेबल टू द कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि मान लो अगर मैं म्यूजिशियंस की बात करूंगा तो मेरा यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऑफ ऑल द म्यूजिशियंस इन द वर्ल्ड। सिमिलरली अगर मैं क्रिकेटर्स की बात करूंगा तो यूनिवर्सल सेट वहां पे क्या होगा, आपके ऑल द क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो यूनिवर्सल सेट जो है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सूटेबल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। आप जिस एलिमेंट की भी बात कर रहे हैं उस एलिमेंट का जो भी बैकग्राउंड है उससे जुड़ा हुआ जो सेट बन सकता है यूनिवर्स का, उसकी मैं बात करता हूं इन द केस ऑफ यूनिवर्सल सेट। ऑलराइट, तो इसका मतलब है सेट दैट contains everything which is suitable to the context. आई होप आपको ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं नंबर्स की बात करूंगा तो मैं वहां पे आपके रियल नंबर्स को अगर मैं ले लूं तो कहीं ना कहीं वो एक यूनिवर्सल सेट बन जाएगा फॉर ऑल द नंबर्स, राइट। ऐसे ही आपका जो भी कॉन्टेक्स्ट है आप उस हिसाब से अपने यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब मैं वेन डायग्राम की बात करता हूं तो मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की बात करता हूं। तो मैं ऐसे बनाता हूं, पहले एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, सेट रिप्रेजेंट करता है उस यूनिवर्स के किसी एक पार्ट का, राइट। दिस इज योर सेट। तो इस तरीके से ग्राफिकली मैं सेट को और यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। तो मान लो अगर दो सेट है तो मैं दो सेट रिप्रेजेंट कर लूंगा। जैसे ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ये मान लो यूनिवर्स जो है वो आपकी सेट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स हो गई, ठीक है, इन द वर्ल्ड। अब सेट ए को मैं कह सकता हूं कि सेट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स हो गए, यानी कि वो सबसेट हैं आपके यूनिवर्सल सेट के। सिमिलरली सेट बी को कह लो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के हो गए प्लेयर्स, तो ये भी आपके सबसेट हैं किसके, आपके यूनिवर्सल क्रिकेट टीम या क्रिकेट प्लेयर्स के, राइट। तो ये आपके यूनिवर्स के अंदर ही लाई करेंगे। मान लो कोई ऐसा प्लेयर है जो दोनों टीम्स में खेल रहा है तो ये सेट ओवरलैप कर जाएंगे, वहां पे उनकी हम बात करेंगे अभी। तो जब मैं यूनियन की बात करता हूं, वेन डायग्राम से अगर मैं देखूं, वेन डायग्राम से अगर मैं यूनियन को देखूं तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट, है ना। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। मान लो उनके बीच में कुछ ओवरलैपिंग भी है। तो जब मैं यूनिवर्स की बात करता हूं तो मैं इन सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, राइट। दिस इज योर यूनियन। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं तो मैं कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो अगर ये एक सेट है और ये एक सेट है, इतना रीजन कॉमन है ना, इतना ही तो कॉमन है जो इस सेट में भी है, इस सेट में भी है। तो ये आपके इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। तो इस तरीके से सेट थ्योरी को भी मैं यूज कर सकता हूं। अगर ये सेट अलग अलग होते, दूर दूर होते, मतलब वो डिसजॉइंट सेट होते, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया सबको कैसे वेन डायग्राम से मैंने इसको दर्शाया है। तो यूनियन के केस में देखो, मान लो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। तो मान लो अगर मैं रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, इज इक्वल टू बेसिकली एक एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स या तो ए को बिलोंग कर रहा है और या तो वो बी को बिलोंग कर रहा है। तो या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा। यूनियन का ये मतलब है। जब मैं यूनियन कर रहा हूं दो सेट्स का, उसका मतलब ये है कि जो मेरा एलिमेंट है या तो ए को बिलोंग कर सकता है बिकॉज मैंने वहां के एलिमेंट्स भी ले रखे हैं, और या तो वो बी को बिलोंग कर सकता है या वो, क्योंकि मैंने बी के एलिमेंट्स भी ले रखे हैं। यहां पे क्या होगा, या तो वो ए को बिलोंग करेगा, वो दोनों को बिलोंग करेगा, वो ए को भी बिलोंग करेगा इंटरसेक्शन के केस में, वो
बी को भी बिलोंग करेगा, बिकॉज वो दोनों में बिलोंग करना चाहिए, तभी वो कॉमन एलिमेंट में या कॉमन एरिया में लाई करेगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं बिटवीन सेट्स। नाउ सेट डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, मतलब सेट डिफरेंस में क्या होता है, अगर मैं किसी दो सेट्स ए एंड बी का डिफरेंस लूं, तो इसका कहने का मतलब यह है कि भाई मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन सेट ए, सेट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बट नॉट इन बी। वो एलिमेंट्स जो सेट ए में है लेकिन बी में नहीं है, उनकी मैं बात कर रहा हूं, राइट। दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ बी। कुछ समझ में आया यहां पे? एग्जाम्पल से देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक सेट है ए इज इक्वल टू आपका 1 2 3 4 5 6 है ना, और बी जो है वो है आपका 2 4 6 8। राइट, अब मैं a माइनस बी अगर लिखता हूं, मतलब मैं वो ये कह रहा हूं आपसे कि भाई वो एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में ना हो, यानी कि 1 a में है b में नहीं है तो 1 आ जाएगा यहां पे। राइट, 2 a में है लेकिन 2 b में भी है तो 2 नहीं आएगा यहां पे। सिमिलरली 3 a में है 3 b में नहीं है तो 3 यहां पे आ जाएगा। सिमिलरली 4 a में है और b में भी तो 4 नहीं आएगा, 5 यहां पे आएगा और 6 नहीं आएगा। राइट, तो ये तीन ही एलिमेंट्स आएंगे कि a में होने चाहिए वो एलिमेंट्स लेकिन वो b में नहीं होने चाहिए, तब मैं कहूंगा कि मैं a माइनस बी की बात कर रहा हूं। दिस इज a माइनस बी। आई होप दिस इज क्लियर। अगर मैं b माइनस ए लिखूं, यहां पे b माइनस ए लिखूं तो क्या बनेगा, कौन बताएगा? चलो कमेंट करके बताओ। b माइनस ए के केस में कितने एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में? बताओ आप लोग, बताओ चलो। बताइए बताइए बताइए। एट, राइट शिवा, कि जो भाई बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ऐसा सिर्फ एक एलिमेंट है जो बी में है और ए में नहीं है, दैट इज एलिमेंट 8। तो बी माइनस ए में 8 आएगा। बिल्कुल सही वनीशा, ऑल राइट, गुड। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ग्राफिकली अगर मैं लिखूं a माइनस बी को, तो ये मेरा, तो वो सारे एलिमेंट्स जो a में है लेकिन b में नहीं है, यानी कि यहां जो एलिमेंट्स हैं वो b में भी हैं, तो वो वाला हिस्सा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस एरिया रिप्रेजेंट्स आपका a माइनस बी। सिमिलरली आप b माइनस ए के लिए भी बना सकते हैं इस चीज को, ठीक है। नाउ अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ये होता है कि भाई ऐसे एलिमेंट्स, मान लो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कह लो, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स जो सेट ए में नहीं प्रेजेंट है लेकिन सॉरी ऐसे देखो, इसको सीधे मैं वेन डायग्राम से समझाता हूं। ये a माइनस बी का हो गया, यहां पे मैं सीधी लाइन बन जा भाई, ओके गुड। ए कॉम्प्लीमेंट या फिर
तो अगर मैं बनाऊं वेन डायग्राम, तो अगर ये सेट ए है आपका, है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इज बेसिकली अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है लेकिन ए में नहीं है। सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स या यूनिवर्सल सेट बट विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड द ए कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो ए में नहीं है बट यूनिवर्स में प्रेजेंट है, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। जो सेट ए में एलिमेंट्स नहीं है बट यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको हम ए कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। दिस इज डिफरेंस, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है और ये जो एरिया पूरा है वो ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो यूनिवर्स में एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन वो सेट ए का पार्ट नहीं है, वो सारे एलिमेंट। अगर सेट ए जो है वो इंडिया की क्रिकेट टीम है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? दुनिया की क्रिकेट टीम या दुनिया के क्रिकेटर्स जिसमें हम इंडियन क्रिकेटर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया, राइट। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब एक कॉन्सेप्ट और जो रह गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में कुछ नहीं होता कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। इनफाइनाइट के केस में वो काउंटेबल नहीं होते। मान लो ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट तक जा रहा है वो, तो वहाँ पे काउंटेबल नहीं है एलिमेंट्स, राइट। एम्प्टी सेट हमने बात कर ली। सिंगलटन सेट बेसिकली इट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। सिंगलटन सेट वो वाला सेट होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट होता है। इक्वल सेट की हमने बात कर ली, इक्वलेंट सेट की। इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट का डिफरेंस देख लेते हैं। इक्वल सेट में आपके सारे एलिमेंट सेम है, दोनों एलिमेंट में। अगर इक्विवेलेंट सेट की बात हो रही है मतलब उस केस में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। टू सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहां पे आपके सेम एलिमेंट्स हैं, यहां सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, राइट। पावर सेट की हमने बात कर ली, यूनिवर्सल सेट की बात कर ली, हमने सबसेट की बात कर ली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हुए, अब हमने जो बातें करी अभी यूनियन की, इंटरसेक्शन की, उसमें कुछ लॉज होते हैं, तो उन या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी, उनको हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले आपका होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट फॉलोज द commutative law, that is if we have two sets A and B then A union B is equal to B union A। मैं ऐसे बना के दिखाता हूं आपको। ये जो एरिया है वो आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं A यूनियन B बोलूं तब भी यही एरिया आएगा, या B यूनियन A बोलूं तब भी यही एरिया आएगा, है ना। ये सेम एरिया ही रहेगा, यानी कि वो एलिमेंट्स या तो A में होंगे या फिर B में होंगे, तो जो एरिया जो है सेम आएगा। यानी कि A यूनियन B कहूं या B यूनियन A कहूं, ये सेम चीज है। इसको हम कहते हैं आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। देन वी हैव एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपका A यूनियन B अगर मैं यूनियन C करूं इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। यानी मैं यूनियन जब कर रहा हूं तो मैं दो सेट्स का करूं एक साथ, या दो सेट्स का एक साथ करके किसी और थर्ड सेट से करूं, कुछ ऐसा बदलेगा नहीं। यूनियन में आप क्या कर रहे हो, आप सारे एलिमेंट्स को या अपने सेट को ऐसे डिफाइन कर रहे हो कि आपका जो एलिमेंट है या तो ए में प्रेजेंट होगा या तो बी में प्रेजेंट होगा। अगर मान लो 3 है या तो सी में प्रेजेंट होगा, राइट। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन के केस में हमारे ये दो लॉज चलते हैं, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, तो इनको आपको याद रखना है। ए यूनियन बी का यूनियन मैंने सी से किया इज इक्वल टू ए यूनियन
बी यूनियन सी, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन, वो इंक्लूड हो जाएंगे। उसके अलावा और जो एलिमेंट अलग हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो मतलब हम सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेंगे एक सिंगल सेट में, चाहे मैं इस तरीके से करूं चाहे इस तरीके से करूं, जो एरिया आएगा वो सेम ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लियर है यहां तक? तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रखे, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मान लो ए जो है, इसका कर लेते हैं एग्जाम्पल, ये तो आसानी है। ए इज इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इज इक्वल टू बी कॉमा सी कॉमा डी, एंड सी इज इक्वल टू ए कॉमा सी कॉमा ई। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। आप यहाँ पे ये दोनों चीजें अप्लाई करोगे। पहले आप ए यूनियन बी करोगे, फिर उसका यूनियन सी से करोगे। सिमिलरली अगले केस में आप बी यूनियन सी करोगे पहले, फिर उसका यूनियन ए से करोगे। और ये नंबर्स, इस सेट के एलिमेंट्स को आप यूज करोगे और सॉल्व करोगे। आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल आएंगे। ये आप अपने एंड से प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। ऑलराइट, नाउ अब आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? The union of an empty set with set A gives the set itself. बड़ा सिंपल सा लॉ है कि भाई कोई सेट है, अगर मैं उसका यूनियन कर रहा हूं किसी एम्प्टी सेट से, तो वो सेट जो था जिसका मैंने यूनियन किया वही सेम एलिमेंट्स मुझे मिल जाएंगे, है ना। बिकॉज यूनियन में हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को करते हैं, ऐड करते हैं, एक तरह से ऐड ही करते हैं, है ना। अगर मैं यही कहता कि भाई इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट A विद एन एम्प्टी सेट, तो मुझे क्या मिलता? कौन बताएगा? ये तो क्लियर हो गया मुझे। अगर मैं एक सेट A का इंटरसेक्शन कर दूं विद एन एम्प्टी सेट, तो मुझे क्या मिलेगा? कौन बताएगा? कमेंट करो फटाक से। एक हमारा होता है आइडम्पोटेंट लॉ। इसमें कुछ नहीं, इसमें ये कह रहा है कि भाई A यूनियन A इज इक्वल टू A। आपको ये लॉज याद रखने हैं, बिकॉज कई बार ऐसे आपसे पूछ लेगा। आपको दे दिया आइडम्पोटेंट लॉ और आपसे कह दिया मैच करो, है ना। आपको लॉज दे दिए सारे, आपको आइडेंटिटी लॉ दे दिया, आपको आइडम्पोटेंट लॉ दे दिया, आपको कहा कि मैच करना है कि इसका क्या मतलब है। तो यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ओके। इन लॉज को आपको याद रखना है। और आपको एक और अपने एंड से चीज करनी है सारे के सारे बच्चों को, कि मैथ्स क्लास 11th की एनसीईआरटी फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका सेट का ही है, तो आपको वो चैप्टर पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइजेस सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैंने शिवा एंड रूपल इंटरसेक्शन की बात करी। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट विद एन एम्प्टी सेट, तो वो ए नहीं आएगा। ऑफ अ सेट ए विद एन एम्प्टी सेट, वो सेट ए नहीं आएगा, वो यूनियन के केस में आएगा। इंटरसेक्शन आप करें मतलब आप कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ रहे हो, तो एक में कुछ भी नहीं है, एक में सब कुछ है, तो कॉमन क्या हुआ? कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, तो वो भी तो एम्प्टी सेट आएगा वहां पे। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है एक आपका डोमिनेशन लॉ। अगर मैं एक सेट ए का यूनियन करूं आपके यूनिवर्स के साथ में, तो यूनिवर्स ही मिलेगा, बिकॉज जो सेट ए है बेसिकली सबसेट है यूनिवर्स का। तो आप मान लो कि इस तरीके से कि एक, ये क्या है, ये बेसिकली एक ओशन है ना। ओशन से मैंने एक बाल्टी पानी निकाल लिया, 1 बकेट, राइट। अब ये 1 बकेट मैंने वापस ओशन में डाल दिया, तो क्या ओशन की वॉल्यूम में चेंज आएगा? कुछ चेंज नहीं आएगा ना। ओशन की वॉल्यूम तो वैसी रहेगी। तो अगर वही चीज है कि अगर मैं यूनियन कर रहा हूं किसी एक सबसेट का विद इट्स ओन सेट, तो या यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट ही मुझे मिलेगा उससे, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और ये आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे अपने एंड से, राइट। मैंने समझा दिया है आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे इसको। अब प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन,
कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसका एग्जांपल दे रखा है कि लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अंटिल 20 एंड सेट ए एंड सेट बी आर अ सबसेट ऑफ यू। सेट ए आपको डिफाइन कर रखा है, सेट बी डिफाइन कर रखा है, फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आपको फाइंड करने के लिए कहा है। तो अगर मैं सेट ए लिखूंगा तो उसमें मेरे एलिमेंट्स है 2, 5, 9, 15 और 19, और सेट बी में मेरे जो एलिमेंट्स है वो है 8, 13, 10, 17, 9 और 15। तो ये जो है पोर्शन वो कॉमन पोर्शन है, ये पोर्शन जो है कॉमन पोर्शन है। बाकी ये एलिमेंट्स आपके एक्सक्लूसिव हैं सेट ए के लिए, ये एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं जो ओवरलैपिंग से अलग हैं वो आपके एक्सक्लूसिव हैं सेट बी के लिए। तो जब मैं यूनियन करूंगा तो मैं इन सारे सेट्स को देखूंगा जो इस पूरे एरिया में है, जिसमें 9 और 15 को मैं सिर्फ एक बार काउंट करूंगा। टेक्निकली वो 2 बार आ रहे हैं बिकॉज दोनों में है वो, बट मैं काउंट एक बार करता हूं इन द केस ऑफ यूनियन। इस चीज को याद रखना। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। वो एलिमेंट्स जो सेट ए में एक्सक्लूसिव है, वो एलिमेंट्स जो सेट बी में एक्सक्लूसिव है, एंड वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, दैट इज द ए यूनियन बी। ऑलराइट, तो यहां पे आपको डेफिनेशन या मीनिंग दे रखी है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना। और ए कॉम्प्लीमेंट को हम ए सी से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस तरीके से दिखाया था। आप ए यहाँ पे ऊपर सी लिख के भी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। पी ए जो है वो पावर सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखेंगे, अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे। एन ए अगर लिखा है तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की बात कर रहा है, या फिर अगर मॉड ए लिखा है तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट की बात कर रहे हो। अगर 5 और ऐसे ब्रैकेट्स लिखे तो आपके एम्प्टी सेट की बात हो रही है। यू रिप्रेजेंट करता है आपके यूनिवर्सल सेट को। एन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स है। एन और जेड ये नोटेशन है आपके। कैपिटल एन अगर लिखा है तो हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल जेड लिखा है तो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, आर कैपिटल आर अगर लिखा है तो हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ए इक्वल टू बी मतलब हम इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 चीजें हैं, ए सबसेट ऑफ बी लिखा है और एक ये भी होता है। ये दोनों सबसेट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों को हम इस तरीके से, या सबसेट्स को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। फर्क क्या है, ये दिस इज अ प्रॉपर सबसेट, यानी कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है, यानी कि ए के एलिमेंट्स जो हैं, ए में एलिमेंट्स जो हैं वो कम होंगे हमेशा बी से, है ना, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो अगर ऐसा केस है कि एलिमेंट्स कम है बी से तो वो प्रॉपर सबसेट वाला केस बन गया। अगर एलिमेंट्स बराबर भी हो सकते हैं तो वो आपका सबसेट वाला केस बनेगा। तो कई बार आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, कई बार इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देगा, बट दोनों का बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है कि यहाँ पे वो वाला केस बन रहा है कि आपका जो सबसेट है वो बराबर भी हो सकता है। जो सबसेट ए की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसेट ऑफ बी है, तो वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम हो सकते हैं सेट बी के, तो वो आपका सबसेट कहलाएगा। दिस इज योर प्रॉपर सबसेट, कि भाई यहाँ पे ए के एलिमेंट्स कम ही होंगे, ए छोटा सेट ही होगा कंपेयर टू बी, बी इज द बड़ा सेट, तो वो प्रॉपर सबसेट बनेगा फिर आपका। यहां तक क्लियर है? तो फिर आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सबको? तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेट डिफरेंस को ए बाई बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। ए माइनस बी तो यूज करते ही हैं, ए बाई बी भी रिप्रेजेंट। क्लियर टू एवरीवन? तो फिर वी कैन मूव अहेड। इन लॉस की हमने बात कर ली है। अभी हमने आपके इंटरसेक्शन के लॉस की बात नहीं करी है। तो हमने यूनियन की बात कर ली है। यूनियन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी, कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टीज, ये सब प्रॉपर्टीज हमने उनकी बात कर ली है। अब इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। है ना, तो यहां पे क्या होता है आपका A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं ए और बी के बीच में कॉमन की बात कर रहा हूं तो जो ए और बी के बीच में कॉमन होगा वही बी और ए के बीच में भी कॉमन होगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सा है यहाँ पे। अगर मैं, ये फर्स्ट चीज होगी, मैं सेकेंड की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी, पहले मैं ये कर रहा हूं, उसका फिर इंटरसेक्शन कर रहा हूं सी से, इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि ए और बी में जो कॉमन है, राइट, एंड ए और बी का जो कॉमन मिला के उसके बाद जो सी के साथ कॉमन है उनका, वो सेम रहेगा, चाहे मैं इस तरीके से इसको कर लूं, कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। देखो मैं प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, यहां पे आपका काम है वापस जाके वेन डायग्राम से इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से डेवलप हो जाएगी। कर लोगे ये? क्या इतना कर लोगे अपने एंड से? आपको वेन डायग्राम के थ्रू या एग्जाम्पल के थ्रू इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है अपने एंड से। दिस इज योर होमवर्क। देन एक और प्रॉपर्टी है फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इज एम्प्टी सेट। अभी जो मैंने सवाल किया था आप लोगों से, तो ये क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट? फाई। अगर मैं खाली सेट से इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग करवा रहा हूं, क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं किसी सेट की, तो मुझे कुछ नहीं, खालीपन ही मिलेगा, राइट। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ए इंटरसेक्शन ए जो है वो ए के बराबर ही होगा। अगर मैं ए से ए का ही इंटरसेक्शन करवाऊंगा तो दोनों में कॉमन सेम एलिमेंट्स ही हैं, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, तो ए ही मिलेगा मुझे। देन वी हैव दिस प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, तो ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है। दिस वर्क्स इन द केस ऑफ जब हमारे दोनों ऑपरेशंस हो रहे हैं, आपके इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों हो रहे हैं, तो इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हो। ऑलराइट, तो फिर अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं ए कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट नहीं बट यूनिवर्स में प्रेजेंट है ना, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब मैं उसका भी कॉम्प्लीमेंट लूं, यानी कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में यूनिवर्स में तो हैं लेकिन ए में भी हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए ही आएगा, राइट। ए कॉम्प्लीमेंट इज दोज एलिमेंट्स जो ए में नहीं है बट यूनिवर्स में है, उसका भी मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो मुझे वापस ए मिल जाएगा। यानी कि नेगेटिव का मैं नेगेटिव ले लूं तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा, वो वाला केस है यहाँ पे। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट यू शुड रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज द सेम सेट, राइट। देन वी हैव डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख, अगर कॉम्प्लीमेंट वाली उसमें दिक्कत हो रही है ऐसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड ये पहला हो गया। देन वी हैव ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, राइट। यहां तक ठीक है? कोई डाउट किसी को तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब कलर वाइज उससे दिखाया गया। दिस ऑरेंज एरिया इज ए माइनस बी। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ क्लियर है यहां तक सबको?
अपने एंड से प्रैक्टिस करोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओगे सारे के सारे? आई वॉन्ट अ येस ऑन दिस थिंग बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज थ्योरी पढ़ के आपको उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी और टाइम इतना है नहीं कि मैं आपको हर चीज़ सॉल्व कर पाऊँ। तो बिकॉज फिर आप ये समझो कि आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स 5 साल की इकोनॉमिक्स जो है 5 महीने में करने वाले हो, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करें। हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है, बट आपको अपने एंड से बहुत ही विजिलेंट रहना है, अपने एंड से प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी आपको लगानी है, तो आपको प्लीज़ वो लगानी है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी बेटरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़। प्लीज़ आप सॉल्व करिएगा एनसीईआरटी। आप ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देख के आज वापस जाके दिन में टाइम निकाल के एनसीईआरटी पूरी सॉल्व, चैप्टर जो है सेट थ्योरी का पूरा लगा लीजिएगा, जितने एक्सरसाइजेस हैं वहाँ पे सबको सॉल्व करिएगा। ऑलराइट, तो यूनियन ऑफ सेट बेसिकली, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, एन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, या ए एंड बी का यूनियन इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। कब? जब वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ए और बी में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर मैं यूनियन लूँ तो नंबर ऑफ सेट्स कितने आएंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे कितने मिलेंगे? ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। अब मैं यूनियन कर रहा हूँ तो जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं ये, और जितने एलिमेंट्स यहाँ पे हैं ये, तो उनका सम मुझे ए यूनियन बी देने वाला है, तो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ऑलराइट, इसका ये मतलब है यहाँ पे। देन वी हैव इन जनरल, अगर कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे, तब कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये एलिमेंट माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 बार आते हैं, वो एलिमेंट्स ए में भी हैं, वो एलिमेंट्स बी में भी हैं, तो वो 2 बार ऐड हो जाते हैं, राइट? अगर जैसे ये इस सर्कल का ये वाला एरिया जो है वो इसमें भी है, वो उसमें भी है, तो जब मैं ऐसे ओवरलैप कर रहा हूं तो 2 बार वो ऐड हो रहा है, एक बार नीचे भी, एक बार ऊपर भी है। सेट ए का भी एलिमेंट है और सेट बी के भी एलिमेंट्स है, जो दोनों में कॉमन है, तो 2 बार आ रहे हैं वो, तो मुझे सिर्फ एक बार चाहिए, तो हमने बात करी है ऑलरेडी, तो मैं एक जो ओवरलैप है उसको हटा दूंगा, इसीलिए मैं कर रहा हूं एन ए इंटरसेक्शन बी को माइनस, राइट? मुझे सिर्फ एक बार एलिमेंट्स चाहिए मेरे सेट में, दोनों में कॉमन है, बट मैं 2 बार नहीं लिखूंगा अपने कैलकुलेशंस में, मैं सिर्फ एक बार यूज करूंगा, इसीलिए मैं एक बार जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है उसको हटा रहा हूं। तो इसीलिए यहां पे हम माइनस साइन यूज करते हैं अगर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं 2 सेट्स के बीच में और हम उनका यूनियन कर रहे होते हैं। ये चीज समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आ गया हो तो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी ए माइनस बी वाला रीजन है, इसका हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने यहाँ पे प्रेजेंट है, वो जितने एलिमेंट्स इसमें बी माइनस ए में प्रेजेंट है ना, जो एक्सक्लूसिवली ए में है और जो एक्सक्लूसिवली बी में है, उनको मैंने ऐड किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, प्लस मैंने वो एलिमेंट्स ऐड कर दिए जो इसमें कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट्स, तो मुझे तब भी एन ए यूनियन बी मिल जाएगा, तब भी तो मुझे यही एरिया पूरा मिलेगा, है ना? मैंने ये भी ऐड कर दिया, मैंने ये भी ऐड कर दिया, मैंने ये भी ऐड कर दिया, तो मुझे पूरा एरिया मिल गया ए यूनियन बी का। और क्योंकि मैंने ये सिर्फ एक ही बार ऐड किया है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ माइनस नहीं करना है मुझे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब सेम चीज को, सेम आइडिया को हम 3 एलिमेंट्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं या 3 सेट्स के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उस केस में एन ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस जो ये कॉमन रीजन है बीच का, जो तीनों में कॉमन है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट? तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना, कई बार न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है जो इस फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व हो जाते हैं। विजुअलाइज आप खुद करेंगे इसको, क्या मतलब है, कैसे यहाँ पे आप देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये शानदार सी पिक्चर दे रखी है, इसको आप यूज करके आराम से सोचिएगा, राइट?
नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करके आने होमवर्क में। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, राइट। मैंने दिए हैं कितने आपको टोटल, वैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे ना। देखो कैसे हम वेन डायग्राम के यूज से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले के यूज से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। वो देख लेते हैं हम लोग के बाद। देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ 200 स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, 120 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट्स स्टडी कॉमर्स एंड 30 स्टूडेंट्स स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स बट नॉट कॉमर्स। अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो मेरे यूनिवर्स में कितने बच्चे हैं, 200 है ना, गिवन है वो। और मैंने 2 सेट्स बनाए, एक मैथ्स का सेट है, वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, एक बच्चे जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, है ना। अब क्या दिया है मेरे पास, मुझे दिया है कि भाई 120 ऑफ दम स्टडी मैथमेटिक्स, 50 स्टूडेंट्स स्टडी कॉमर्स एंड 30 स्टडी बोथ मैथ्स एंड कॉमर्स। तो जब भी आप वेन डायग्राम बनाओ, हमेशा याद रखना, जब भी आप वेन डायग्राम बनाओ तो हमेशा सबसे पहले आप ढूंढो कि कॉमन एरिया गिवन है या नहीं, या ये वैल्यू गिवन है या नहीं। तो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 30 के बराबर, राइट। तो अगर ये 30 है और आपसे कह रहा है कि भाई 120 ऑफ दम स्टडी मैथमेटिक्स, टोटल जो मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 120, आपसे नहीं बोला कि सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे 120, आपसे कहा कि टोटल बच्चे जो हैं जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो 120 है। उसमें हो सकता है कुछ बच्चे कॉमर्स भी पढ़ रहे हो, राइट। तो इस पूरे सेट की वैल्यू जो है वो 120, यानी कि अगर ये 90, ये वाला एरिया, यहाँ का एरिया जो है वो अगर 30 है तो बचा हुआ एरिया जो है 90 होगा, राइट। तो टोटल मिला के 90 प्लस 30 जो मैथ्स वाला सेट है वो 120 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 120 बच्चे आपके मैथ्स पढ़ते हैं। सिमिलरली कहाँ गया क्वेश्चन, 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके कॉमर्स पढ़ते हैं। तो अगर 30 बच्चे यहां पे हैं, 30 यहां पे हैं, किसी और कलर से मेंशन करता हूं मैं इसको, अगर 30 बच्चे यहां पे हैं तो अगर 50 बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो मतलब यहां पे 20 बच्चे होंगे आपके। तो 30 प्लस 20, बिकॉज ये कॉमन है दोनों में, वो मैथ्स भी पढ़ रहे होंगे वो शायद से, है ना। तो ये 50 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है कि हाउ मेनी, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स बट नॉट कॉमर्स, यानी कि आपसे a माइनस बी पूछा। ये अगर a है ये b है तो आपसे a माइनस बी पूछा, तो आपसे सिर्फ इस एरिया की बात कर रहा है, जो कॉमन एरिया मुझे हटाना है। तो ये 30 बच्चे अगर मैं हटा दूंगा तो बच्चे वो 90 बच्चे जो हैं वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो ये आंसर इसका यहाँ पे 90 हो जाएगा। सिमिलरली वो बच्चे जो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो वो 20 बच्चे हैं, ऐसे हमने देखा। इस वाले एरिया की ये बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है जो सिर्फ कॉमर्स पढ़ रहे हैं। देन पूछता है स्टडी मैथमेटिक्स और कॉमर्स, और मतलब हमेशा यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन की बात कर। अब यूनियन के केस में हम लोग क्या करते हैं, हम इसको ऐड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि हम कर देंगे 90 प्लस 30 प्लस 20, यानी कि 140 आंसर मेरा आएगा। ये चीज समझ में आ गई कैसे मैंने सॉल्व किया, कैसे आप सॉल्व करोगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे एनसीईआरटी में जिनको आपको प्रैक्टिस करना है ना। यह आपको आपके डीपीपी में भी मिल जाएंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, बिकॉज दैट विल गिव यू अ मच बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। सिमिलरली और क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे जो हमने कर लिया है। देखो 140, 20 एंड 90 ये आपके आंसर्स हैं जो हमने निकाली। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन? बताओ एक बार। ये आपकी होमवर्क में आप करके आएंगे। होमवर्क 3 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दे रखे हैं। फिर हम फंक्शंस की बात कल करेंगे, बिकॉज अब टाइम हो गया है। एक कल हमें और भी बात करनी है फंक्शंस की, तो हम कल ही स्टार्ट करेंगे इसको, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है तो फिर हम विल एंड द क्लास एंड विल मीट टुमारो, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर इटसेल्फ फंक्शन से। ठीक है, बताइए। बाकी लोग भी बताइए। आशिमा का मैसेज आया, बाकी लोग, शिवा, पूर्वा, अंजलि, एवरीवन। आई वांट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एवरीवन कि द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े इट वाज क्लियर टू एवरीवन।
बाकी आपको अपने एंड से प्रैक्टिस करनी है जो आप करके आओगे कल, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी वन टू बी वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडीज। और बिना प्रैक्टिस के मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगी, मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस अपने एंड से करनी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ कॉन्सेप्ट सारे, बट असली काम आपका होगा। बाकी किसी को समझ में नहीं आया, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? ऑलराइट, रूपल का आया, बाकी लोग, बाकी बच्चे बताओ जल्दी से, तो विल एंड द क्लास। तो होमवर्क है, आपको प्रैक्टिस करने है। है ना? रिवीजन में हमने आज क्या क्या किया? हमने आपके नंबर सिस्टम की बात करी, हमने बात करी आपकी सेट थ्योरी की, राइट? इतिश्री, अल्पना, एवरीवन, चलो गुड, नाइस। लाइक अगर आप लोग रिस्पॉन्सिव रहते हो तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है। लाइक आई फील कि यू गाइज आर एंगेजिंग एंड थिंग्स आर गेटिंग इन टू योर हेड, एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि मैं फिर अच्छे से पढ़ा पाऊँ। बिकॉज अगर मुझे लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो या कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर मेरी एनर्जी कम हो जाती है उस टाइम पे। वनीशा, ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई विल सी यू टुमारो। कल तो छुट्टी है, कल क्रिसमस है, तो आई विल सी यू ऑन वेडनेसडे। तो आपके पास ठीक ठाक टाइम है, आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा और प्लीज़ करके आइएगा। ऑलराइट, तो टेक केयर, आई विल सी यू टुमारो। ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, और जो लोग नॉर्दर्न बेल्ट के हैं, सर्दी काफ़ी पड़ रही है तो अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखिए। ऑलराइट, तो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।